इतिहास गवाह है कि दुनिया के सबसे बड़े युद्ध मैदान जंग में नहीं बल्कि दिमाग के अंधेरे कोनों में लड़े गए हैं। 300 ईसा पूर्व में भारत की धरती पर एक ऐसा ही युद्ध हुआ था। एक तरफ थी चंद्रगुप्त मौर्य की विशाल सेना और दूसरी तरफ था नंद वंश का एक वफादार और बेहद चालाक मंत्री राक्षस। राक्षस कोई आम दुश्मन नहीं था, वो प्रतिशोध की आग में जल रहा था और जंगल में छिपकर चंद्रगुप्त की हत्या की साजिश रच रहा था। आचार्य चाणक्य जानते थे कि राक्षस को तलवार से हराना मुश्किल है, उसे तोड़ने के लिए उसकी वफादारी को तोड़ना होगा। और इस काम के लिए चाणक्य ने किसी सेनापति को नहीं बल्कि अपने सबसे खतरनाक हथियार, अपने जासूसों को चुना। इस पूरे खेल की बाजी पलटी एक छोटी सी अंगूठी ने। चाणक्य के जासूसों का जाल इतना गहरा था कि वे राक्षस के घर के अंदर तक पहुंच गए और मौका पाते ही उसकी मोहर वाली अंगूठी, सिग्नेट रिंग चुरा ली। बस यही वो हथियार था जिसका चाणक्य को इंतजार था। चाणक्य ने उस अंगूठी का इस्तेमाल करके फर्जी खत लिखे और उन पर राक्षस की मोहर लगा दी। इन पत्रों में लिखा गया कि राक्षस अब चंद्रगुप्त के साथ गुप्त समझौता कर चुका है और अपने ही सहयोगियों को धोखा देने वाला है। इसके बाद चाणक्य ने अपने उदास्थिता और वैदेह का जासूसों, जो व्यापारी और साधु के भेष में दुश्मन के इलाके में घूम रहे थे, के जरिए ये पत्र राक्षस के सहयोगियों तक पहुंचा दिए। नतीजा क्या हुआ? जिस मंत्री पर उसके साथी आंख मूंद कर भरोसा करते थे, उसे ही गद्दार मान लिया गया। मलय केतु और अन्य राजा जो राक्षस का साथ दे रहे थे, वे उसे छोड़कर भाग खड़े हुए। एक भी तीर नहीं चला, एक भी सैनिक नहीं गिरा, लेकिन दुश्मन का सबसे बड़ा गठबंधन ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। राक्षस, जो अपनी वफादारी के लिए मशहूर था, अपनी ही नज़र में गिर गया और अंततः उसे चाणक्य के सामने घुटने टेकने पड़े। इसे चाणक्य ने मंत्र युद्ध यानी कूटनीति का युद्ध कहा है। लेकिन दोस्तों, ये कहानी तो बस एक झांकी है। चाणक्य ने पाटलिपुत्र में बैठकर एक ऐसा सर्विलांस स्टेट खड़ा किया था जहां दीवारों के भी कान होते थे। चाणक्य का मानना था कि एक राजा के लिए उसकी अपनी 2 आंखें काफ़ी नहीं होती, उन्हें खतरों को देखने के लिए हजारों आंखें चाहिए होती हैं। शास्त्रों में राजा को चरचक्षु कहा गया है, यानी वो राजा जो अपने जासूसों की नज़रों से दुनिया देखता है। चाणक्य को विदेशी हमलों से ज़्यादा डर अपने ही राज्य के भीतर पनप रहे गद्दारों से था। इस भ्रष्टाचार और गद्दारी को रोकने के लिए चाणक्य ने एक ऐसा नेटवर्क बनाया जिसे द चरास कहा जाता था। ये इतिहास का पहला प्रोफेशनल इंटेलिजेंस सिस्टम था जिसने CIA और मोसाद से 2000 साल पहले ही जासूसी, मनोवैज्ञानिक युद्ध और गुप्त हत्याओं की कला, ट्रेड क्राफ्ट को जन्म दे दिया था। आज के इस वीडियो में हम उसी चक्रव्यूह के अंदर चलेंगे और जानेंगे कि कैसे चाणक्य के जासूस, जो कभी छात्र बनकर, कभी भिखारी बनकर, तो कभी जहर देने वाले रसोइये बनकर मौर्य साम्राज्य की रक्षा करते थे। दोस्तों, चाणक्य ने एक बहुत ही कड़वी लेकिन सच्ची बात कही थी। एक राजा के लिए उसका अपना बेटा, उसकी पत्नी और उसका सबसे करीबी दोस्त भी सिर्फ तब तक उसका है जब तक वो राजा है। सत्ता एक ऐसा नशा है जो अच्छे रिश्तों में दरार डाल देता है। चाणक्य को विदेशी हमलों से ज़्यादा डर अपने ही राज्य के भीतर पनप रहे दीमकों से लगता था, यानी वो भ्रष्ट अधिकारी और मंत्री जो राज्य को अंदर ही अंदर खोखला कर रहे थे। लेकिन समस्या ये थी कि इन सफ़ेद पोश गद्दारों को पकड़ा कैसे जाए। चाणक्य ने अपनी किताब अर्थशास्त्र में भ्रष्टाचार और इंसानी फितरत पर एक ऐसा उदाहरण दिया है जो आज 2300 साल बाद भी किसी भी सरकारी दफ्तर पर फिट बैठता है। वे लिखते हैं, जिस तरह ये पता लगाना नामुमकिन है कि पानी में तैरती हुई मछली ने कब पानी पी लिया, ठीक उसी तरह ये जानना नामुमकिन है कि सरकारी अधिकारी ने कब और कितना सरकारी पैसा खा लिया। उन्होंने आगे लिखा, आसमान में उड़ते हुए पक्षियों का रास्ता पता लगाना आसान है, लेकिन सरकारी अधिकारियों की छिपी हुई चालों को पकड़ना नामुमकिन है। चाणक्य जानते थे कि इंसान का ईमान डगमगाते देर नहीं लगती, इसलिए उन्होंने मौर्य साम्राज्य के लिए एक सख्त नियम बनाया। राजा को कभी भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, उसे अपने जासूसों की आंखों से देखना चाहिए। हमारे प्राचीन ग्रंथों में राजा के लिए एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, चरचक्षु, जिसका मतलब है वो राजा जिसकी आंखें उसके जासूस हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच था।
अगर राजा जासूसों के भरोसे राज चलाएगा तो इस बात की क्या गारंटी है कि जासूस झूठ बोल रहा है या वो जासूस दुश्मन से बिका हुआ नहीं है। अगर जासूस ने गलत खबर दी और राजा ने अपने ही वफादार सेनापति को मार दिया तो। इस रिस्क को खत्म करने के लिए चाणक्य ने दुनिया का सबसे पहला काउंटर इंटेलिजेंस प्रोटोकॉल बनाया, जिसे आज हम द रूल ऑफ थ्री कहते हैं। नियम बिल्कुल साफ था, किसी भी खुफिया जानकारी को तब तक सच नहीं माना जाएगा जब तक कि 3 अलग-अलग जासूस उस खबर की पुष्टि न कर दें। शर्त ये थी कि ये तीनों जासूस एक दूसरे को जानते भी नहीं होने चाहिए। एक जासूस मंदिर के पुजारी के भेष में खबर लाता है, दूसरा जासूस वेश्यालय में काम करने वाला है और तीसरा जासूस राजमहल का रसोइया है। जब ये तीनों अलग-अलग जगहों से बिना एक दूसरे से मिले एक ही बात कहते थे, तभी चाणक्य उस खबर को सच मानते थे। और अगर किसी जासूस की खबर बार-बार गलत निकलती, तो उसे नौकरी से निकाला नहीं जाता था, उसे चुपचाप गायब करवा दिया जाता था। चाणक्य की डिक्शनरी में गलती की माफी नहीं थी। इस नेटवर्क को चलाने के लिए चाणक्य ने अपने चर यानी जासूसों को 2 खतरनाक कैटेगरी में बांटा था। पहली थी संस्था, स्टेशनरी स्पाइज। ये वो जासूस थे जो एक जगह एक भेष में पूरी जिंदगी गुजार देते थे। और दूसरे थे संचार, वॉन्डरिंग स्पाइज। जहर और खंजर लेकर घूमने वाले वो एजेंट्स जो कभी भी कहीं भी पहुंच सकते थे। चाणक्य ने अपने जासूसों की पहली बड़ी कैटेगरी को नाम दिया था संस्था। ये वो एजेंट्स थे जो भागदौड़ नहीं करते थे, बल्कि समाज में अपनी एक फर्जी पहचान बनाकर जम जाते थे। ये आपके बीच आपके ही जैसे बनकर रहते थे, लेकिन इनका असली काम था राजा की आंखें बनना। चाणक्य ने अर्थशास्त्र में ऐसे 5 प्रमुख किरदारों का वर्णन किया है जो किसी भी समाज की रीढ़ होते हैं, और इसीलिए चाणक्य ने इन्हें ही अपना हथियार बनाया। नंबर 1, कापटिक छात्र। ये सबसे शातिर जासूस था। ये एक होशियार छात्र के भेष में गुरुकुलों और विश्वविद्यालयों में रहता था। इसका काम पढ़ाई करना नहीं, बल्कि ये देखना था कि देश का युवा वर्ग और बुद्धिजीवी क्या सोच रहे हैं। क्या कोई प्रोफेसर राजा के खिलाफ भड़का रहा है? क्या छात्र विद्रोह की योजना बना रहे हैं? ये जासूस अक्सर खुद छात्रों के बीच बहस छेड़ता था और देखता था कि कौन कौन राजा के खिलाफ बोल रहा है। फिर उनकी लिस्ट सीधे चाणक्य की टेबल पर पहुंचती थी। नंबर 2, उदास्थित द एपोस्टेट मंक। चाणक्य एक ऐसे साधु को ढूंढते थे जो धर्म से भ्रष्ट हो चुका हो, यानी संन्यास छोड़ चुका हो, लेकिन बहुत बुद्धिमान हो। राज्य उसे चुपके से जमीन और ढेर सारा पैसा देता था। क्यों? ताकि वो एक बड़ा आश्रम या मठ खोल सके। इस आश्रम में आने वाले असली साधुओं को मुफ्त खाना और रहने की जगह मिलती थी, लेकिन इसकी कीमत उन्हें सूचना देकर चुकानी पड़ती थी। ये एक तरह का स्टेट स्पॉन्सर्ड धार्मिक नेटवर्क था। लोग वहां अपने पाप कबूल करने आते और वो सारी जानकारी राजा के पास पहुंच जाती। नंबर 3, गृहपथिक और वैदेहक। गृहपथिक एक गरीब किसान के भेष में रहता था। वो खेतों में काम करते हुए पड़ोसियों की बातें सुनता था और गांव के जमींदारों का कच्चा चिट्ठा रखता था। वहीं वैदेहक एक व्यापारी बनकर मंडियों में घूमता था। व्यापारियों के पास सूचनाओं का सबसे बड़ा नेटवर्क होता था। वो ये पता लगाता था कि बाजार में महंगाई क्यों बढ़ रही है, कौन सा व्यापारी कालाबाजारी कर रहा है और दुश्मन देश के साथ कौन व्यापार कर रहा है। नंबर 4, तापस, मनोवैज्ञानिक युद्ध का मास्टर। ये शहर के बाहर सिर मुंडवाकर या जटाएं रखकर साधु बनकर बैठता था। ये जनता को दिखाता था कि ये हवा पीकर जिंदा है, महीने में एक बार मुट्ठी भर खाना खाता है, लेकिन असलियत में ये रात में छिपकर पेट भर खाना खाता था। इसके चेले जो खुद जासूस होते थे, भीड़ में अफवाह फैलाते थे कि बाबाजी के पास चमत्कारी शक्तियां हैं। चाणक्य ने इस तापस जासूस का इस्तेमाल एक बार एक युद्ध जीतने के लिए किया था। जब चंद्रगुप्त की सेना एक दुश्मन किले को जीत नहीं पा रही थी, तो चाणक्य ने अपने जासूसों को वहां भेजा। एक जासूस साधु बनकर भविष्यवाणी करने लगा कि इस मंदिर के देवता नाराज हैं, अगर तुम मूर्तियां हटा दोगे तो तुम्हारा संकट टल जाएगा। दुश्मन ने अंधविश्वास में आकर मूर्तियां हटाईं और सुरक्षा कम कर दी। बस फिर क्या था, मौर्य सेना ने हमला किया और किला जीत लिया। ये तापस जासूस हाथ देखने के बहाने लोगों के राज भी जान लेते थे। असल में इनके शिष्य इन्हें पहले ही इशारों यानी साइन लैंग्वेज में बता देते थे कि आने वाला व्यक्ति कौन है। ये भविष्यवाणी करते, कल आग लगेगी या राजा इनाम देगा, और फिर चाणक्य के बाकी जासूस उस घटना को सच कर देते। इसे कहते हैं साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, जनता के दिमाग से खेलना। ये पांचों मिलकर एक ऐसा चक्रव्यूह बनाते थे जहां दीवारें भी सुनती थीं और हवाएं भी खबर पहुंचाती थीं। दोस्तों, संस्था वाले जासूस तो बस एक जगह बैठकर देखते थे। वे राजा की आंखें थे।
लेकिन चाणक्य को सिर्फ आंखों से काम नहीं चलाना था, उन्हें हाथ भी चाहिए थे। ऐसे हाथ जो दुश्मन के गले तक पहुंच सकें, चाहे वो किसी किले में छिपा हो या अपनी ही सेना के बीच सुरक्षित खड़ा हो। इस काम के लिए चाणक्य ने जासूसों की दूसरी और सबसे खतरनाक कैटेगरी बनाई, संचार। ये वो फील्ड एजेंट्स थे जो एक जगह नहीं टिकते थे। ये हवा की तरह घूमते थे और मौत बनकर बरसते थे। इनमें शामिल थे वो किरदार जिन्हें सुनकर दुश्मन के पसीने छूट जाते थे। 1. सत्री, द ऑर्फन स्पाई। चाणक्य भावनाओं को कमजोरी मानते थे, लेकिन उन्होंने इसी कमजोरी को अपनी ताकत बना लिया। उन्होंने राज्य के अनाथ बच्चों को चुना, वो बच्चे जिनका दुनिया में कोई नहीं था। राज्य ने उन्हें बचपन से पाला, लेकिन खिलौनों की जगह उन्हें जासूसी सिखाई। उन्हें सामुद्रिक शास्त्र यानी पामिस्ट्री और जादू टोना सिखाया गया। ये बड़े होकर लोगों का हाथ देखने वाले ज्योतिषी बनते थे। लोग अपना भविष्य जानने के लिए इनके पास हाथ फैलाते और बातों बातों में ये सत्री जासूस उनके दिल के सारे राज उगलवा लेते। चूंकि इनका कोई परिवार नहीं था, इनकी वफादारी सिर्फ और सिर्फ राजा के लिए होती थी। 2. तीक्ष्ण, जैसा इनका नाम है वैसा ही इनका काम था। तीक्ष्ण यानी वो जो आग की तरह तेज हो। ये भाड़े के हत्यारे, गुंडे या ऐसे निडर लोग थे जो पैसों के लिए मौत से भी खेल सकते थे। चाणक्य नीति कहती है कि ये वो लोग थे जो शेर या हाथी से भी लड़ने का दम रखते थे। इनका इस्तेमाल तब होता था जब शहर में दंगे करवाने हो, दुश्मन के खेमे में आग लगानी हो या भीड़ का फायदा उठाकर किसी वीआईपी को चाकू मारकर गायब हो जाना हो। ये चाणक्य की मसल पावर थे। 3. रसद, ये सबसे खामोश और सबसे घातक थे। रसद का मतलब है जहर देने वाले। ये रसोइये, नाई, मालिश करने वाले या नौकर बनकर दुश्मन के घर में घुसते थे। सोचिए, एक राजा अपने सबसे सुरक्षित किले में बैठा है। उसे लगता है परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन जो रसोइया उसके लिए खाना ला रहा है या जो नौकर उसके पैर दबा रहा है, वही उसकी मौत है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र में कई तरह के जहरों का जिक्र किया है, कुछ जो तुरंत मार दें और कुछ जो इंसान को धीरे धीरे बीमार करें, स्लो पॉइजन, ताकि किसी को हत्या का शक न हो और लगे कि राजा प्राकृतिक मौत मरा है। 4. भिक्षुकी, ये चाणक्य का मास्टर स्ट्रोक था। उस जमाने में पराये मर्दों का रानियों के महल यानी अंतःपुर में जाना नामुमकिन था, और इतिहास गवाह है कि सबसे बड़ी साजिशें बेडरूम में ही रची जाती हैं। यहाँ काम आती थी भिक्षुकी, गरीब ब्राह्मण विधवाएं या सन्यासी ने। इन्हें महलों में बेरोक टोक आने जाने की इजाजत थी। ये रानियों और बड़े अधिकारियों की पत्नियों का विश्वास जीतती थीं, दवाइयाँ और धागे ताबीज देती थीं और बदले में बेडरूम की वो खबरें लाती थीं जो किसी और को पता नहीं चल सकती थीं। 5. उभय वेतन, द डबल एजेंट्स। और अंत में सबसे रिस्की खेल, चाणक्य दुश्मन के जासूसों को अपनी तरफ मिला लेते थे। इन्हें उभय वेतन कहा जाता था, यानी वो जो दोनों तरफ से सैलरी ले। लेकिन चाणक्य इन पर भरोसा कैसे करते थे? इसका जवाब रोंगटे खड़े करने वाला है। चाणक्य इन डबल एजेंट्स की पत्नियों और बच्चों को अपनी राजधानी में बंधक बनाकर रखते थे। पैगाम साफ था, अगर तुमने गद्दारी की तो तुम्हारा परिवार खत्म है। ये चाणक्य की क्रूरता नहीं, बल्कि राज्य की सुरक्षा के लिए उनकी जीरो टॉलरेंस नीति थी। इन संचार जासूसों का जाल इतना भयानक था कि दुश्मन को अपनी परछाई से भी डर लगने लगता था। दोस्तों, अब एक बहुत बड़ा सवाल आता है, चाणक्य ने इतना बड़ा जासूसी जाल बिछाया, लेकिन वो इस बात पर भरोसा कैसे करते थे कि उनके अपने मंत्री, सेनापति या खुद जासूस गद्दार नहीं है? क्या गारंटी थी कि कोई मंत्री दुश्मन राजा से पैसा लेकर चंद्रगुप्त को नहीं मार देगा? आज की कंपनियां इंटरव्यू लेती हैं, बैकग्राउंड चेक करती हैं, लेकिन चाणक्य का तरीका इससे कहीं आगे था। उन्होंने उपधा नाम का एक सिस्टम बनाया था। आसान भाषा में कहें तो ये इतिहास का सबसे पहला लॉयल्टी टेस्ट या स्टिंग ऑपरेशन था। चाणक्य का मानना था कि इंसान का दिमाग 4 चीजों से भ्रष्ट होता है: धर्म यानी रिलीजन, पैसा यानी ग्रीड, वासना यानी लस्ट और डर यानी फियर। इसलिए किसी भी व्यक्ति को बड़ा पद देने से पहले उसे इन 4 परीक्षाओं से गुजरना पड़ता था, बिना ये जाने कि उसकी परीक्षा ली जा रही है। धर्मोपधा, रिलीजियस टेस्ट। राजा अचानक अपने मुख्य पुजारी को नौकरी से निकाल देता है। वो पुजारी, जो असल में चाणक्य का जासूस है, मंत्रियों के पास जाता है और उन्हें भड़काता है। ये राजा अधार्मिक है, पापी है, चलो इसे हटाकर किसी और को राजा बनाते हैं जो धर्म को मानता हो।
जो मंत्री धर्म का वास्ता देने पर भी राजा के खिलाफ बगावत करने से मना कर देता, वो इस टेस्ट में पास माना जाता। ऐसे व्यक्ति को न्याय विभाग यानी जुडिशरी का जज बनाया जाता, क्योंकि वो धर्म और कानून का पक्का था। अर्थोपधा, द ग्रीड टेस्ट। अगला जाल पैसे का था। सेना का एक बर्खास्त कमांडर यानी जासूस मंत्री के पास आता और कहता, राजा को मारने में मेरी मदद करो और मैं तुम्हें इतना सोना दूंगा कि तुम्हारी 7 पुश्तें राज करेंगी। अगर मंत्री ने पैसे के लालच में हाँ कह दिया तो वो फेल। जो मंत्री करोड़ों की रिश्वत ठुकरा देता, उसे ही राज्य का खजांची या टैक्स कलेक्टर बनाया जाता। कामोपधा, द लस्ट टेस्ट। ये सबसे मुश्किल और खतरनाक टेस्ट था। एक बेहद खूबसूरत महिला जासूस यानी सन्यासिनी के भेष में मंत्री के पास जाती और कान में फुसफुसाती, महारानी तुमसे प्यार करती हैं, वो राजा से खुश नहीं है और तुमसे गुप्त रूप से मिलना चाहती हैं। ये एक हनी ट्रैप था। जो मंत्री पिघल गया, समझो उसका करियर खत्म। जो अपनी काम वासना पर काबू पा लेता, केवल उसे ही राजा के अंगरक्षक या महलों यानी हैरम्स की सुरक्षा का जिम्मा मिलता। और अंत में भयोपधा, द फियर टेस्ट। एक दिन राजा अचानक कुछ मंत्रियों को गिरफ्तार करवाकर जेल में डाल देता। वहां पहले से मौजूद एक कैदी जो जासूस होता, उन्हें डराता, राजा पागल हो गया है, वो हम सबको मार देगा। इससे पहले कि वो हमें मारे, चलो हम ही उसे मार डालते हैं। जो मंत्री मौत के डर के सामने भी राजा को धोखा देने से मना कर देता, उसे सबसे वफादार माना जाता। ऐसे निडर व्यक्ति को राजा के सबसे करीब यानी पर्सनल सेफ्टी रखा जाता। और जो इन चारों परीक्षाओं धर्म, अर्थ, काम, भय को पास कर लेता, यानी जो न बिका, न डरा, न बहका, केवल वही व्यक्ति मौर्य साम्राज्य का प्रधानमंत्री बनने के लायक होता था। लेकिन उन लोगों का क्या जो फेल हो जाते थे? चाणक्य उन्हें मारते नहीं थे, बल्कि उनकी कमजोरी के हिसाब से उन्हें घटिया काम देते थे, जैसे खदानों में मजदूरी करना, जंगलों में लकड़ी काटना या हाथियों की देखभाल करना। चाणक्य का मानना था कि हर इंसान की एक कीमत और एक कमजोरी होती है, और एक बुद्धिमान राजा को ये पता होना चाहिए कि किसका इस्तेमाल कहाँ करना है। दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं आपको चाणक्य के अर्थशास्त्र की एक ऐसी लाइन याद दिलाना चाहता हूँ जो आज की दुनिया का सबसे बड़ा सच है। चाणक्य ने लिखा था, एक अकेला जासूस वो काम कर सकता है जो एक पूरी की पूरी सेना नहीं कर सकती। जरा सोचिए, सीमा पर खड़े हजारों सैनिक केवल तब लड़ सकते हैं जब उन्हें पता हो कि दुश्मन कहाँ है, और ये पता लगाने का काम वही छाया में रहने वाले जासूस करते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि जासूसी, सीक्रेट एजेंट्स और कूटनीति यानी डिप्लोमेसी पश्चिम की देन है। हम जेम्स बॉन्ड और CIA की कहानियां सुनकर बड़े हुए हैं। लेकिन सच तो ये है कि जब यूरोप के लोग कबीलों में रह रहे थे, तब भारत में आचार्य चाणक्य ने दुनिया का सबसे पहला और सबसे व्यवस्थित इंटेलिजेंस नेटवर्क खड़ा कर दिया था। आज दुनिया बदल गई है। तलवारों की जगह परमाणु बमों ने ले ली है, कबूतरों की जगह सैटेलाइट्स ने ले ली है, लेकिन खेल के नियम आज भी वही हैं जो चाणक्य ने पाटलिपुत्र में बैठकर लिखे थे। आज की RAW रिसर्च एंड एनालिसिस विंग हो, अमेरिका की CIA हो या इजराइल की मोसाद, ये सभी एजेंसियां कहीं ना कहीं उन्हीं सिद्धांतों यानी ट्रेड क्राफ्ट का इस्तेमाल करती हैं जो अर्थशास्त्र में दर्ज है। जिसे चाणक्य ने उभय वेतन कहा था, उसे आज हम डबल एजेंट कहते हैं। जिसे उस समय विष कन्या या भिक्षुकी का जाल कहा जाता था, आज की जासूसी दुनिया में उसे हनी ट्रैप कहा जाता है। चाणक्य का मंडल सिद्धांत कि पड़ोसी देश हमेशा दुश्मन होता है और दुश्मन का पड़ोसी दोस्त होता है, आज भी भारत की विदेश नीति का आधार है। इतिहास गवाह है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भी यह सिस्टम खत्म नहीं हुआ। गुप्त वंश से लेकर मुगलों तक और फिर अंग्रेजों की CID से लेकर आज के भारत तक, हर शासन ने चाणक्य के इस मॉडल को अपनाया। तो दोस्तों, ये थी कहानी द चारस की, चाणक्य के उन जासूसों की जिन्होंने अपनी पहचान खोकर भारत को एक पहचान दी, जिन्होंने ये साबित किया कि एक शक्तिशाली राष्ट्र सिर्फ ईंट पत्थरों और हथियारों से नहीं, बल्कि सूचना और बुद्धि की नींव पर खड़ा होता है। अगर आपको भारत के इतिहास का ये डार्क और रोमांचक पहलू पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आपने हमारी विश कन्या वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसे यहाँ क्लिक करके ज़रूर देखें। ऐसे ही अनसुने किस्सों के लिए सब्सक्राइब करें चक्रव्यूह हब। हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक और नए चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए। जय हिंद।